एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप लोग भी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी ये कंफ्यूजन है कि हमारा सीटेट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टोटल 7 ऐसी टिप्स समझ सकते हैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं भी जो है वो सीटेट के लिए अपने चैनल पर प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो फिर किस तरीके से हम कौन कौन से ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं कि हम सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकें बहुत कम टाइम में। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब मैंने मेरे सीटेट का पेपर दिया था तो मुझे इस चीज का सामना जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ा था। क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी एक वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाती है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन फिर भी हम उस आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं जो एक्चुअल में हमारा आंसर होता है। तो ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को आंसर समझ में ही नहीं आता, क्योंकि देखिए ये जो आपका सीटेट का पेपर होता है, एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पेपर जो होता है वो कई बार इतना इजी आ जाता है लेकिन फिर भी हमारे उतने मार्क्स नहीं बन पाते हैं जितने हमारे एक्चुअल में हम लोगों ने प्रिपरेशन करी होती है। तो फिर उसके अलावा अगर जैसे कि देखिए तो आपका ये जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर अब टोटल ये 150 मार्क्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। पहला आप कंटेंट वाला पोर्शन समझ सकते हैं एंड सेकंड देन आप लोग समझ सकते हैं अपने पेडागोजी वाला पोर्शन। अब 75 मार्क्स लगभग जो है वो आप लोगों के इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स डिवाइडेड रहते हैं और आंसर्स तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी टिप नंबर 1। अब मान लीजिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग साइकोलॉजी या फिर पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। 4 ऑप्शन आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन पढ़ लिए लेकिन चारों में से आप लोगों को एक भी आंसर नहीं मिल रहा है। 4 में से आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा आंसर इसका होने वाला है। तो उस समय पे आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों को पॉजिटिव आंसर दिखे और जो भी आप लोगों को लाइन में बड़ा दिखे। अब बड़ा का मतलब ये नहीं है कि कोई सारे आंसर एक एक लाइन के हैं और एक आंसर आप लोगों को 2 लाइन का दिख रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं। बड़े का मतलब है यानी कि जो बाकी तीनों ऑप्शंस है वो तीनों ऑप्शंस उसके एक आंसर के अंदर आ जाए। बड़े का मतलब ये है कि जो सारी की सारी जो बात है जो उस क्वेश्चन में पूछी गई है वो उस एक आंसर में, पर्टिकुलर आंसर में अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो वो आंसर आपका बड़ा हो जाएगा। बड़े का मतलब कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि बाकी सारे एक एक लाइन के हैं, वो 2 से 2.5 लाइन का है, मतलब वो टिक हो जाएगा, नहीं। पॉजिटिविटी देखनी है उस आंसर में, टैग वर्ड्स को ध्यान रखते हुए हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। और तीसरी बात आप लोगों को देखना है कि जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे ऑप्शंस का जो निचोड़ है वो अगर आप लोगों को एक ही ऑप्शन में मिल जाए तो वो आंसर आप लोगों का राइट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि कंफ्यूजन रहती है, पेडागोजी कई बार इतनी घुमा के पूछ लेते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तब आप लोगों को इस ट्रिक को फॉलो करना है। क्योंकि 15 दिन बचे हैं, मोटे मोटे तौर पर देखें तो आप लोगों के पास में 15 दिन ही बचे हैं एग्जाम को लेकर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ सेकंड टिप। सेकंड टिप में आप लोग क्या कर सकते हैं, टैग वर्ड्स का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब होता है जो बच्चे के पर्सपेक्टिव में बात करी गई हो, और नेगेटिव का मतलब होता है जो टीचर के पर्सपेक्टिव में बात करी गई हो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करी गई हो। अगर ऐसा ऑप्शन जो टीचर को ध्यान में नहीं रखकर बल्कि बच्चे को सेंटर में रख रहा है, बच्चे से रिगार्डिंग कौन सी बात ठीक है, जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा काम कर रहा है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी है वो बच्चा कर रहा है, बच्चा ही सब कुछ कर रहा है। बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो वो भी बच्चा कर रहा है। ऐसे में हमारा काम क्या है कि हम बच्चे को समझाएं। तो जो भी अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर आप लोगों को दिख रहे हैं कहीं पर भी, तो आप लोग टैग वर्ड्स को भी अच्छे से ध्यान रखिए। मैं मेरे चैनल पर भी करवा रही हूँ, कहीं और से भी करने तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं, वरना आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर भी वहां से पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो टैग वर्ड्स का ध्यान रखना है। जहां पर आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है कि मुझे आंसर कौन सा लाना है, और क्वेश्चन ही कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है लेकिन फिर भी आंसर्स में टैग वर्ड्स को देख कर हम हमारा आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने नेगेटिव टैग वर्ड्स याद कर लीजिए, उसके बाद में पॉजिटिव टैग वर्ड्स याद कर लीजिए और उन टैग वर्ड के बेसिस पर आप लोग अपने आंसर तक पहुंचिए। पॉजिटिविटी वाला क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिविटी वाला क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये हो गई हमारी सेकंड टिप। उसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बच्चे के पर्सपेक्टिव में, यानी कि कोई भी ऑप्शन जो आप लोगों को दिया गया है उसमें देखना है कि बच्चा किसमें एक्टिव है। अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है,
बच्चा अगर पढ़ रहा है, बच्चा क्वेश्चन का कर रहा है, बच्चा अगर बातचीत कर रहा है, बच्चा अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन बच्चा कर तो रहा है, हमें यही सोचना है कि बच्चा कर तो रहा है। अगर कोई भी बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो मतलब वो हमारा ऑप्शन राइट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमें यही देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव में आंसर दे रखा है तो आप लोगों को 100% वही लगाना है, अगर पॉजिटिविटी के फॉर्म में अगर आप लोगों को से क्वेश्चन पूछा गया हो तो। उसके बाद में आता है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 के लिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास में कई बार जो होता है वो जो है वो बड़े आंसर्स भी हो जाते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन होते हैं, कई बार टफ क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हमारे क्या होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, टैगवर्ड्स को देखिए, टैगवर्ड के बेसिस पर आप लोग जो है वो अपने आंसर्स को एलिमिनेट करिए। ध्यान रखिए, अगर आप लोग टैगवर्ड्स के बेसिस पर अपने आंसर्स निकाल रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ टैगवर्ड के बेसिस पर ही आंसर निकल रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग ज्यादा टाइम मत दीजिए। टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स होते हैं। पेडागोजी एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस इतने लेंथी आते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में भी 1.5 से 2 मिनट लग जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर ऑप्शंस पढ़ने, फिर आंसर तक पहुंचना, फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ के कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, क्वेश्चन समझ आ गया है तो आंसर समझ नहीं आएगा, किस पे टिक करें, ये बातें हम लोगों को कई बार समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन को फटाक से टिक करना है, सर्कल भरना है, देन आगे चलना है। आप लोगों को उन क्वेश्चंस के लिए ज्यादा अपना टाइम खराब नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा है, जिसपे हम लोग ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, उसी को ही हम बार बार पढ़ते हैं, उसी को ही हम बार बार देखते हैं कि नहीं एक बार कंफर्म कर ले। जब हम लोगों ने टैगवर्ड्स के बेसिस पर उसको एक बार कर लिया तो अब उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। टैगवर्ड के बेसिस पर पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड्स हम लोगों को अच्छे से पता है, केवल ही और मात्र रटना, कंठस्थ करना, व्याकरण पढ़ना और जो है वो सजा देना, कठोर दंड देना, बार बार एग्जाम करवाना और बच्चे की रैंकिंग करना, इस तरीके के ऑप्शंस अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग कट कर लीजिए। नेगेटिव टैगवर्ड से डायरेक्ट आंसर को हटा दीजिए, आंसर को हटा दीजिए, आप लोगों का अपना आंसर निकल जाएगा। जैसे ही आंसर निकलता है आप आगे बढ़ लीजिए। तो इजी क्वेश्चन में एक तो आप लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना है, इजी क्वेश्चन फटाफट से करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना है, क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम को बचाना है, बचा के हम लोगों को टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आपकी टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 में क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, अब आप लोग उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया, ऑप्शन आ गया आप लोगों के ऑल ऑफ द अबव, या फिर तो ऑल ऑफ द अबव आ गया, या फिर बोथ वाला, बोथ यानी ए बी, या फिर बी सी, या फिर सी डी, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए। तो अगर आप लोग आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों ने आंसर निकाल दिया है तो ओके है, लेकिन अगर आप लोग आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं ना, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आंसर हम लोगों को टिक करना चाहिए, तो उस जगह पे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, आप लोग वहां पर ऑल ऑफ द अबव वाले आंसर को टिक कर लीजिए। जैसे ही आप लोग ऑल ऑफ द अबव वाले टिक करेंगे तो आप लोग जब आके देखेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि 10 क्वेश्चन अगर ऑल ऑफ द अबव वाले हैं ना, उसमें से 8 तो आपके बिना क्वेश्चन पढ़े ही सही हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप अपना आंसर लगाइए, लेकिन ऐसा है कि 10 क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव वाले, अब 10 में से एक भी आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग जो है वो ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से सारे ही सही है, तो ऐसा आप लोग तुक्का लगा सकते हैं एक तरीके से। ए एंड बी बोथ वाला आ रहा है कि ए एंड बी सही है, बी सी सही है, ए बी सही है, इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं तो वो भी टिक कर सकते हैं। तो 80% चांसेस रहते हैं कि वो आप लोगों की सही हो जाएगा। 80% क्या, कई बार तो 100% वो ही राइट होता है आंसर। उसके बाद में देखना है टिप नंबर 6, एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचना। अब एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है, देखिए एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के एग्जाम के लिए। इवन कोई भी अगर हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आंसर को एलिमिनेट करना, यानी कि अगर हम लोगों को सही आंसर तक पहुंचना है तो सही आंसर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 4 ऑप्शंस में से सही आंसर को ही टिक नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मान लीजिए पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंसर में क्या हम लोगों का इसका आंसर होना चाहिए, उस समय में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कंफ्यूजन होती है, हमारा टाइम खराब करते हैं और हम लोग जो है वो मर्जी से सर्कल कर लेते हैं। नहीं, मर्जी से आप लोग सर्कल करें, उससे बढ़िया एक आप लोग 50-50 वाला रखिए, तुक्का मार लीजिए कि 50% गलत भी हो सकता है और 50% सही भी हो सकता है।
तो इस टाइम पे आप लोग क्या करिए, एलिमिनेट करिए आंसर को। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि आप लोग जो है वो अपने आंसर को देखिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोग टैगवर्ड्स आप लोगों को याद होगी, टैगवर्ड्स के बेसिस पर आप लोग देखिए कि ये जो आंसर है, अब आपको पता चल गया कि कोई भी क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो पॉजिटिविटी में मान लीजिए पूछा है। अब आप लोगों को पता है कि नीचे क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑप्शंस में जो है वो टैगवर्ड्स दिए हैं नेगेटिव वाले, तो आप नेगेटिव वाले टैगवर्ड को डायरेक्ट ही वहां से हटा लीजिए। अब जैसे ही आप लोग नेगेटिव टैगवर्ड्स हटाएंगे, आप लोगों का आंसर अपने आप पहुंच जाएगा। 2 ऑप्शंस तो आप लोगों के टैगवर्ड के बेसिस पर ही हट जाएंगे, फिर बचते हैं पीछे 2 में से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर को पढ़िए, अपने आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई होती है तो आंसर को एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। तो छठी टिप थी आप लोगों के एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद में आता है टिप नंबर 7 एंड लास्ट, और ये जो टिप है वो आप लोगों के लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए है, चाहे आप लोगों ने कोई सी भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कोई भी अगर आप लोगों ने लैंग्वेज ले रखी है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आप लोगों के लैंग्वेज वाले पोर्शन में एक तो गद्य आता है, पद्य आता है, पैसेजेस आते हैं। अब पैसेजेस में कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों को हमारे देश के बारे में दे दिया, अब देश की मिट्टी के बारे में या फिर देश के बारे में, भारत देश के बारे में, हमारा देश महान है, इस तरीके से आप लोगों को मान लीजिए कोई भी गद्य एक आप लोगों को पैसेज जो है वो दे दिया गया है। अब उस टाइम पे क्या करता है बच्चा, यानी कि जो भी कैंडिडेट होता है बच्चा, यानी जो भी कैंडिडेट है एग्जाम देने वाला, वो क्या करता है, अपने हिसाब से अपना माइंड लगाता है कि हमारे देश में तो ऐसा है तो मैं ये राइट करूंगा, हमारे देश में ऐसा है तो मैं इस आंसर पर टिक जाऊंगा। नहीं, हम लोगों को वहां पे हमारा दिमाग नहीं लगाना है कि हम हमारे हिसाब से आंसर निकाले, जी नहीं। हम लोगों को देखना है पैसेज में क्या पूछा है, पैसेज में क्या दिया है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जाके हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। कई बारी में ऐसा होता है कि हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को नहीं भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तक जाते हैं, आंसर को देखते हैं, और अपना दिमाग लगाते हैं कि हमारे इंडिया में तो ऐसा हो रहा है, भारत में तो ऐसा है, पहले ये ऐसा था, इस हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, और वो आंसर हमारा हो जाता है गलत। तो ऐसे में आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पैसेज क्वेश्चन पढ़िए, देन पैसेज पे जाइए, पैसेज में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या चीज आप लोगों को बताई गई है, उसके बेसिस पर आप लोग अपने आंसर तक पहुंचिए। इस तरीके से देखेंगे कि आप लोगों के जो गद्य वाला पोर्शन है एंड पद्य वाला पोर्शन है वो आप लोग कितना अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ 7 टिप्स थी। अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मेरे चैनल पर भी लगभग 12,000 के आसपास कैंडिडेट एंड 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, यानी कि इतने सारे कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं हमारे चैनल पर वीडियोस, और इसी के बेसिस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वो लोग जो है वो इन्हीं ट्रिक्स एंड ऐसे टिप्स को फॉलो करके और अपनी सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं बिना किसी मेहनत के। मेहनत तो हालांकि करनी होती है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, पीवाईक्यू पढ़ने होते हैं, सब कुछ डेप्थ में पढ़ना होता है, लेकिन कई बार जो है वो हम लोगों को ट्रिक्स एंड टिप्स को भी फॉलो करना होता है। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ जो है वो मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।